हेलो एवरीवन, आइए आज हम बात करते हैं पेनक्रियास एंड स्प्लीन के एम्ब्रियोलॉजी की। और एम्ब्रियोलॉजी में हमको माल फॉर्मेशन जो देखने को मिलता है उसकी हम बात करेंगे और साथ साथ इसके ट्रीटमेंट की भी हम यहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक है, तो सब हम पूरी बात करने वाले हैं। तो देखिए ये पेनक्रियास और स्प्लीन डेवलप कैसे होती है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं, ये देखिए गट ट्यूब की। तो देखिए गट ट्यूब हमको मालूम है कि ये फोर गट होता है, ये मिड गट होता है और ये हाइंड गट। ठीक है, तो फोर गट से ये हमारा देखिए यहाँ पे डाइवर्टिकुला प्रेजेंट होते हैं और इस डाइवर्टिकुला से देखिए सबसे पहला जो डाइवर्टिकुला है इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम और इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होता है। और ये देखिए ये हिपैटिक बड है, इससे हमारा लिवर डेवलप होता है। और ये देखिए ये डॉर्सल बड है, ठीक है, डॉर्सल पेनक्रियाटिक बड और ये वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड। तो डॉर्सल और वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड मिल के पेनक्रियाज का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक ये है पेनक्रियाज का फॉर्मेशन कैसे होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं प्रीमेटिव डॉर्सल मीजेंटरी। तो ये प्रीमेटिव डॉर्सल मीजेंट्री हो गई, देखिए हम यहाँ पे दिखाएं। और ये आगे जो होती है ना, ये देखिए फोर गट के आगे मीजेंट्री प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं प्रीमेटिव वेंट्रल मीजेंट्री। ठीक है, तो ये सिर्फ फोर गट के आगे होती है। और इसकी सप्लाई की हम बात करें फोर गट की, तो फोर गट की सप्लाई हमारी सीलिएक ट्रंक से होती है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे स्प्लीन जो होती है हमारी ना, तो स्प्लीन देखिए किसी भी डाइवर्टिकुला से डेवलप नहीं होती है। तो पता चला स्प्लीन कहाँ से डेवलप होगी, तो ये जो हम बात किए प्रीमेटिव डॉर्सल मीजेंट्री, तो इसी प्रीमेटिव डॉर्सल मीजेंट्री से स्प्लीन का डेवलपमेंट होता है। ठीक, तो ये जो हमारी गट ट्यूब होती है हमको मालूम होना चाहिए कि ये हमारी एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। तो पता चला जितने भी स्ट्रक्चर इससे डेवलप होंगे ये एंडोडर्मल होंगे। लेकिन ये जो हमारी मेजेंट्री होती है ना, प्रीमेटिव डॉर्सल मेजेंट्री और प्रीमेटिव वेंट्रल मेजेंट्री, ये हमारी मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती है। तो जब ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन हुई तो पता चला कि स्प्लीन जो होगी ये हमारी मीजोडर्मल इन ओरिजिन होगी और बाकी सारे जेनेटिक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। तो ये चीज़ हम बता दिए। अब देखिए हम यहाँ पे यही बात करने वाले हैं। तो ये देखिए क्या है कि पेनक्रियाज, सबसे पहले बताया पेनक्रियाज ड्राइव्ड फ्रॉम फोर गट। तो देखिए फोर गट से ड्राइव होती है, हम यहाँ पे बात करके आए। और क्या है कि वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड कंट्रीब्यूट टू अनसिनेट प्रोसेस। तो वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड जो है, देखिए ये वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड ये अनसिनेट प्रोसेस का फॉर्मेशन करती है। तो देखिए हमारी अनसिनेट प्रोसेस, ये देखिए ये अनसिनेट प्रोसेस है, इसका फॉर्मेशन वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड से देखने को मिलता है। तो देखिए वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड देखिए जैसे जैसे डेवलप हुई, ये देखिए ये, ठीक है, तो ये ऐसे रोटेट करके यहाँ जाती है और ये डॉर्सल पेनक्रियाटिक बड थी, इसमें जाके ये फ्यूज हो जाती है। तो ये अनसिनेट प्रोसेस का फॉर्मेशन की। ठीक, तो ये देखिए ऐसे जाके की। अब देखिए हम क्या किए कि बोथ वेंट्रल एंड डॉर्सल बड कंट्रीब्यूट टू पेनक्रियाटिक हेड एंड मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। तो देखिए ये वेंट्रल और डॉर्सल दोनों मिल के जो होती है ये पेनक्रियाटिक हेड का फॉर्मेशन की और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट में भी दोनों का रोल होता है। देखिए ये देखिए पूरा हमारा पेनक्रियाटिक हेड हो गया और ये देखिए पेनक्रियाटिक हेड में देखिए ये वेंट्रल वाली भी आ गई और डॉर्सल वाली आ गई। तो दोनों मिलकर पेनक्रियाटिक हेड का फॉर्मेशन किए और साथ साथ देखिए ये मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है, इसके फॉर्मेशन में भी देखिए दोनों रोल प्ले किए। ठीक है, तो मेन में देखिए ये डॉर्सल पेनक्रियाटिक बड और वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड दोनों मिलकर फॉर्मेशन किए, यही यहाँ पे बताया गया है। ये चीज़ हुई। अब देखिए क्या बताया गया कि एनुलर पेनक्रियाज क्या होता है। नॉर्मल तो हम देख लिया ऐसा होता है, लेकिन एनुलर पेनक्रियाज की कंडीशन में क्या होता है कि देखिए एनुलर पेनक्रियाज की कंडीशन में ना जो इसका रोटेशन होता है ये प्रॉपर नहीं हो पाता है। और जब रोटेशन प्रॉपर नहीं होता है तो यहाँ पे देखिए ड्यूडेनम है, तो ये ड्यूडेनम को रैप कर लेते हैं और जब ड्यूडेनम को रैप कर लेगा ना तो यहाँ पे हमको ब्लॉकेज देखने को मिलेगा। तो एनुलर पेनक्रियाज में हमको यही देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया, ये देखिए वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड, इसका माल रोटेशन देखने को मिलेगा, इस वजह से ये ड्यूडेनम को ब्लॉक कर देगी। तो देखिए क्या बताया गया, एबनॉर्मल रोटेशन ऑफ वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड फॉर्म्स अ रिंग ऑफ पेनक्रियाटिक टिश्यू। जब इसका एबनॉर्मल रोटेशन होगा तो पेनक्रियाटिक टिश्यू का एक रिंग बन जाएगा। तो और रिंग क्या करेगा कि इसको ड्यूडेनम को दबा देगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हुई। और उसके बाद फिर क्या है, इन सर्कल सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम को ये इन सर्कल कर लेगा, तो हम बताए ना। और इसकी वजह से क्या होगा, मे कॉज ड्यूडेनल नैरोइंग, जिसकी वजह से हमको ड्यूडेनल नैरोइंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए ड्यूडेनल नैरोइंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे देखिए ये देखिए ड्यूडेनल नैरोइंग। ठीक है, देखिए ये स्टमक है और देखिए फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है और देखिए सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को ये देखिए रैप किया, इस वजह से यहाँ पे हमको ड्यूडेनल नैरोइंग देखने को मिली। फिर ये देखिए आगे का, ठीक है, डिस्टल पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। और देखिए इसकी वजह से हमको वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि जब यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया तो कंटेंट आगे जाएगा नहीं, इस वजह से हमको वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। ठीक, और यहाँ पे जो वॉमिटिंग होगी ये क्या होगी, नॉन बिलियस वॉमिटिंग होगी। क्यों, क्योंकि ये जो होता है देखिए यहाँ पे बाइल आके यहाँ पे सीक्रेट होना होता है और ब्लॉकेज जब हमको यहीं पे देखने को मिल गया तो कंटेंट इसके आगे जा ही नहीं पाया। ठीक है, यहाँ पे हमको पूरा ब्लॉकेज देखने को मिला। तो अब ये बाइल जो यहाँ से आके यहाँ सीक्रेट होना था तो यहाँ पे तो सीक्रेट होगा, लेकिन जब पहले ही ब्लॉकेज हो गया तो यहाँ से ही कंटेंट वापस आ जाएगा, इस वजह से हमको नॉन बिलियस वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हम बताते हैं। ठीक है, अच्छा अभी बता दें तो देखिए यहाँ पे हमको साइन एक्सरे जब हम करते हैं ना तो डबल बबल साइन देखने को मिलता है। एनुलर पेनक्रियाज की हम बात करें तो देखिए एक हमको गैस्ट्रिक बबल देखने को मिलता है और एक हमको ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट का बबल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमको डबल बबल साइन देखने को मिलता है। अब इसका फर्क क्या पड़ता है, तो देखिए हम पीछे बात करके आए थे कि हमारे हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में सिंगल बबल साइन देखने को मिल रहा था, जबकि इंटेस्टाइनल एट्रीजिया में डबल बबल साइन देखने को मिल रहा था। तो
इन दोनों के बीच में तो हम आसानी से डिफरेंशिएट कर लिए, लेकिन इंटेस्टाइनल एट्रेजिया और एनुलर पेनक्रियाज के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो देखिए एनुलर पेनक्रियाज में हमको नॉन बिलियस वोमिटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बाइल मिक्स ही नहीं हो पा रहा है। जबकि यहाँ पे देखिए इंटेस्टाइनल एट्रेजिया में यानी ड्यूडेनल एट्रेजिया में यहाँ पे हमको बिलियस वोमिटिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो बिलियस वोमिटिंग इसमें देखने को मिलेगी और इसमें सिर्फ हमको डबल बबल साइन देखने को मिलेगा, नॉन बिलियस वोमिटिंग देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एनुलर पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल एट्रेजिया में हम डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे कि यहाँ पे हमको बिलियस वोमिटिंग देखने को मिलती है, वहाँ पे नॉन बिलियस वोमिटिंग होती है। और अगर नॉन बिलियस की हम बात करें तो देखिए हमको हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टोनोसिस में नॉन बिलियस वोमिटिंग देखने को मिलती है और एनुलर पेनक्रियाज में भी नॉन बिलियस वोमिटिंग देखने को मिलती है। तो इसके बीच में हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? यहाँ पे हमको सिंगल बबल देखने को मिलता है एक्सरे में और वहाँ पे हमको डबल बबल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ बता दिए। और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया कि एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम, हम देखिए ऊपर भी लिखे थे कि ये ट्राइसोमी 21 से एसोसिएट होता है। और ये देखिए हम बता ही दिए कि यहाँ पे हम डबल बबल साइन देखते हैं एक्सरे में। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे हम अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम ड्यूडेनोस्टोमी करते हैं। तो ये ड्यूडेनोस्टोमी क्या होता है कि यहाँ से हम ड्यूडेनम का जो ब्लॉकेज हुआ है इसको यहाँ पे देखिए हम एक्सरे में दिखाए, ये वाला जो ब्लॉकेज वाला हिस्सा ना, यहाँ ड्यूडेनम को यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, तो ड्यूडेनम को ड्यूडेनम से ही जोड़ देंगे। इस वजह से ये ड्यूडेनोस्टोमी होता है। तो ये हमारा ट्रीटमेंट भी हो गया एनुलर पेनक्रियाज का। और हम पेनक्रियाज के डाइवर्सम की बात करें तो देखिए पेनक्रियाटिक डाइवर्सम क्या होता है? तो ये देखिए वेंट्रल एंड डॉर्सल पार्ट फेल टू फ्यूज एट 7th वीक ऑफ डेवलपमेंट। तो 7th वीक ऑफ द डेवलपमेंट में क्या होता है कि जब ये आगे आ जाता है ना तो वेंट्रल और डॉर्सल पार्ट जो होता है ये फ्यूज होता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन 7th वीक ऑफ डेवलपमेंट में ये फ्यूज अच्छे से नहीं हो पाएगा। और जब फ्यूज अच्छे से नहीं हो पाएगा तो इस वजह से ये देखिए हमको ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो देखिए ये वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड, ये देखिए ये इसका फॉर्मेशन की, और डॉर्सल पेनक्रियाटिक बड देखिए इसका फॉर्मेशन की। अब यहाँ परेशानी क्या देखने को मिली? ये देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या था कि मेजर हमारी जो डक्ट थी ये थी, ठीक है, जो ड्रेन हो रही थी मेजर पेपिला में एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मेजर यानी मोटी वाली पाइप थी यहाँ प्रेजेंट थी, लेकिन अब यहाँ पे जब इसका फ्यूजन नहीं होगा तो देखिए जो हमारा पूरा ज़्यादा सिक्रीशन है ये पतली वाली जो है, ये देखिए ये पतली वाली जो पाइप है, पतली वाली डक्ट, इसको मिल जाएगा। और यहाँ से देखिए फॉर्मेशन कम होगा लेकिन यहाँ से मोटी वाली पाइप को मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो क्या होगा कि वेंट्रल एंड डॉर्सल पार्ट फेल टू फ्यूज एट 7th वीक ऑफ डेवलपमेंट, और एक कॉमन एनोमली है और मोस्टली ये एसिम्प्टोमेटिक होती है। क्यों मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होती है? क्योंकि यहाँ से ड्रेनेज हो रहा है ना, अगर यहाँ पे हल्का फुल्का ब्लॉकेज है लेकिन यहाँ से ड्रेनेज मोस्टली हो जाता है, इस वजह से मोस्टली ये एसिम्प्टोमेटिक रहती है। यहाँ से अपना ड्रेनेज ये कर लेती है, यहाँ से ये कर लेती है, तो मोस्टली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। और बट में कॉज क्रोनिक एब्डोमिनल पेन एंड और पेनक्रियाटाइटिस, लेकिन इसमें हमको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं जैसे क्रोनिक एब्डोमिनल पेन या पेनक्रियाटाइटिस, तो हमको ये देखने को मिल सकता है। तो ये बात की है। और यहाँ पे देखिए हम इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें ना तो देखिए यहाँ पे हम ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा पहली बात एमआरसीपी होता है, एमआरसीपी मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी, तो ये हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। और गोल्ड स्टैंडर्ड चॉइस की हम बात करें तो ईआरसीपी, ठीक है, तो ईआरसीपी होता है। और यहाँ पे देखिए हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ईआरसीपी करते हैं। ईआरसीपी में होता क्या है कि एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियो पेनक्रियाटोग्राफी करते हैं और इसमें हम कैमरा डाल के करते हैं। ईआरसीपी पे कई बार बात की है। तो यहाँ पे जब कैमरा हमारे पास होता है, कैमरा होता है और यहाँ पे एंडोस्कोप भी होता है, तो हम यहाँ पे स्फिंक्टोमी आसानी से कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लो ये है हमारा, ये देखिए यहाँ पे हमको नैरोइंग देखने को मिल रहा है और इसका ड्रेनेज अच्छे से नहीं हो पा रहा और ये सिम्टोमेटिक कंडीशन हो गई। तो जब सिम्टोमेटिक कंडीशन होगी तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम चौड़ा कर देंगे और चौड़ा करके ना यहाँ पे लाके सूचर कर देंगे। जब सूचर कर देंगे ताकि ये दोबारा ये कॉन्स्ट्रिक्ट ना हो, तो इसी को हम बोलते हैं स्फिंक्टोमी। और इसमें हम ईआरसीपी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन ट्रीटमेंट हम तभी करेंगे जब ये सिम्टोमेटिक होगा। अगर एसिम्टोमेटिक है तो ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा पेनक्रियाटिक डाइवर्सम। तो पेनक्रियाटिक डाइवर्सम में पता कि इसके फ्यूजन में हमको परेशानी देखने को मिलती है, ठीक। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं स्प्लीन की। तो देखिए स्प्लीन के ताल्लुक से शुरू में ही बताए थे कि स्प्लीन जो होती है हमारी डॉर्सल प्रिमिटिव वेजेंट्री से डेवलप होती है और ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होती है, ठीक। तो जब ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन हुई तो यहाँ पे क्या हुआ कि अराइज इन मेजेंट्री ऑफ स्टमक। तो स्टमक के यहाँ पे मेजेंट्री से ये अराइज होती है स्प्लीन, यानी डॉर्सल मीजोगैस्ट्रम। तो देखिए डॉर्सल मीजोगैस्ट्रम से ये, जिसको हम पता है कि प्रिमिटिव डॉर्सल मेजेंट्री इसी को बोलते हैं, डॉर्सल मीजोगैस्ट्रम को। तो इसी वजह से ये मेसोडर्मल होगी बट हैज फॉरगेट सप्लाई। तो देखिए फोरगट में हमको सप्लाई सीलियक ट्रंक से देखने को मिलती है। तो सीलियक ट्रंक फोरगट के स्ट्रक्चर को सप्लाई करती है, लेकिन स्प्लीन देखिए ये एक तो फोरगट से डेवलप भी नहीं हुई और फोरगट का हक भी ले लेती है। क्यों? क्योंकि देखिए फोरगट की आर्टरी हमारे सीलियक ट्रंक है और सीलियक ट्रंक से इन स्ट्रक्चर को सप्लाई होना था, लेकिन ये स्प्लीन जो है ये भी सीलियक ट्रंक से ही सप्लाई होगी। इतना ही नहीं, सीलियक ट्रंक से जब सप्लाई होती है ना तो अपनी एक अलग आर्टरी ही ले लेती है, ठीक है। तो सीलियक ट्रंक से हमारी स्प्लीन भी सप्लाई होती है। तो ये एक्सेप्शन का केस है, इस वजह से इसको यहाँ पे और फोकस किया गया। तो देखिए क्या है कि
बट हैज़ फोर गट सप्लाई, तो फोर गट की सप्लाई होती है और क्या है कि सीलियक ट्रंक से हमारे स्प्लेनिक आर्टरी निकलती है, तो स्प्लेनिक आर्टरी स्प्लेन को सप्लाई करती है, हालांकि ये सीलियक ट्रंक ये फोर गट की आर्टरी है, तो इस वजह से यहाँ पे बता दिया गया। तो ये हमारा पूरा पेनक्रियाज और स्प्लेन का एम्ब्रियोलॉजी कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे हम बता दिए कि जो एनोमली होती है, दो कॉमन एनोमली, एनुलर पेनक्रियाज और पेनक्रेटिक डायवर्सम, ये दोनों की हम बात की और दोनों का हम फाइंडिंग, ट्रीटमेंट सब कुछ बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पे देखिए हम कुछ चीज़ और एक्सप्लेन कर दें, तो ये देखिए ये जो हमारी मेन पेनक्रेटिक डक्ट होती है, देखिए इसको हम विर्सन डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेन को हम विर्सन डक्ट बोले, और ये देखिए मेजर पेपला ये है, ठीक है, क्योंकि बाइल वगैरह आके यहीं पे होते हैं, तो और मेजर पेपला ये होता है, तो इसको हम एम्पुला ऑफ वेटर भी बोलते हैं। और ये जो एसेसरी पेनक्रेटिक डक्ट है ना, ये देखिए एसेसरी पेनक्रेटिक डक्ट, इसको हम एसेसरी डक्ट ऑफ सेंटोरिनी भी बोलते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हम बता दिए। तो ये एनाटॉमी का पॉइंट था, लेकिन हम बता दिए ताकि हमको नाम अगर कहीं ऐसा मिले तो हम कंफ्यूज ना हो कि क्या है।